हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस में हम आज फिर आईएएस इंटेंट में नवंबर मैगजीन के पॉलिटी सेक्शन में आज हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कल जैसे हमने 2 टॉपिक डिस्कस करे थे, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, और साथ ही साथ हमने देखा था अबाउट द, आप जो कह सकते हैं 9th शेड्यूल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई थी, उसको हमने कल डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आज हम लोग आईएएस इंटेंट के कुछ और पॉलिटी के सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल दिया गया है, दैट इज अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज अ फॉर्मर मिनिस्टर इन यूपी, तो यूपी के गवर्नमेंट में एक फॉर्मर मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर गेटिंग कन्विक्टेड इन अ केस। एक केस में कन्विक्शन के बाद इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन जो हो रहा है वो किस ग्राउंड पे हो रहा है, कौन से आर्टिकल के द्वारा बैकिंग है, कौन इन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन करता है, आखिर ये कब से ऐसा प्रोविजन आया है, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है इस पूरे मैटर में, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो अगर हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जब डिस्क्वालिफिकेशन की आप बात करते हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर हम दोनों की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर 2 तरह से डिस्क्वालीफाई होते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए प्रोविजन आर्टिकल 102 एंड 103 में दिया हुआ है। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर के लिए सेम आर्टिकल 191 एंड 192 में दिया हुआ है। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस, 102 में और 191 में ग्राउंड्स बताए गए हैं कि जिन ग्राउंड्स पे इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। At the same time, 103 and 192 provides कि इन डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स पे फाइनल डिसीजन कौन लेगा, कि आखिर जो डिस्क्वालीफाई करेगा वो अथॉरिटी कौन होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं अबाउट द ग्राउंड्स। तो दोनों में कॉमन ग्राउंड्स है। सो ग्राउंड्स की अगर बात करें हम, जो 102 में जो पहला तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी हो। सो सिटीजनशिप अगर कोई मेंबर छोड़ देगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। दूसरा, वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए, दैट मींस ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, ऐसा प्रूव कर दिया जाए अगर, तो वो क्या हो सकता है, डिस्क्वालीफाई। तीसरा, वो कोई और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर ले, इफ ही होल्ड्स एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देन आल्सो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। फोर्थ, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कि वो बैंकरप्ट हो चुका है और उसका दिवालिया घोषित हो चुका है, तो इस केस में भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर 102 क्लॉज 1, या फिर आप बात करते हैं 191 क्लॉज 1। इसी में एक और पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, इफ डिस्क्वालीफाइड, क्या, इफ डिस्क्वालीफाइड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अगर किसी कानून के अंदर ये क्या हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसी पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरपीए 1951, और इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ और एडिशनल ग्राउंड्स दिए गए हैं जहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। जैसे कि आप उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कंपनी में अपना 25% से ज्यादा जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है, वहां पर आप एक पेड एम्प्लॉयमेंट ले लो। आप मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पे नहीं बन सकते। एट द सेम टाइम आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करके अगर कन्विक्ट हो चुके हो, आपने कोई सोशल इविल जैसे सती वगैरह जैसा कुछ किया हो, डाउरी वगैरह में आप हो चुके हो कन्विक्टेड, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव और या डिसमिस किया गया हो, इन सारे ग्राउंड पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और उसी में एक और ग्राउंड दिया हुआ है कि आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस में मिनिमम 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट या सजा या दोषी पाए गए हो और आपको सजा जो है वो मिनिमम 2 साल से ज्यादा की दी गई है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। दीज आर द ग्राउंड्स। एंड द सेकेंड ग्राउंड 102 क्लॉज 2, या फिर हम बात करते हैं 191 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, दैट इज इफ अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन या 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन या 10th शेड्यूल के अंदर अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो
तो उसकी बात हम लोग करते हैं 102 या 191 क्लॉज 2 में। ठीक है, इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के अंदर डिस्क्वालीफाई करने का डिसीजन जो है वो लेता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी जिस हाउस के भी आप मेंबर हो, उस हाउस का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। जबकि इन ग्राउंड्स पे जब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एमपी एंड गवर्नर इन केस ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे। ठीक है, अब इसी में से जो ये पर्टिकुलर प्रोविजन था जिसमें आपने देखा कि 2 साल से ज्यादा के लिए कोई कन्विक्ट अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। यही केस हुआ है कहां पर, यूपी में, बिकॉज ही हैड बीन sentenced to a 3-year jail term for making an inflammatory speech in 2019। और ये 2 साल से ज्यादा का चूंकि कन्विक्शन है तो ये सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा किसके द्वारा, असेंबली के सेक्रेटेरिएट के द्वारा। और इस सीट को सेक्रेटेरिएट के द्वारा वैकेंट करने के पीछे का जो पर्पस है वो पर्पस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये जो प्रोविजन ऐड हुआ था आरपीए के अंदर, तो उसके बाद एक क्लॉज इसके साथ ऐड हुआ था कि अगर कोई इंसान इस तरह से कन्विक्ट होता है तो वो कन्विक्शन वाले डे पर ही डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको 3 महीने तक डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे एंड 3 महीने तक उसको वो विंडो मिलेगा कि वो अपने इस पर्टिकुलर फैसले को अपील या चैलेंज कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन द फेमस लिली थॉमस केस, कौन सा केस, लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली ये मेंशन कर दिया कि जिस दिन भी जो फैसला आएगा उसी दिन से इमीडिएट इफेक्ट से वो सीट उनकी वैकेंट होगी और वो डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई ये फैसला आया है और ये मेंबर अपने आप क्या हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाइड, एंड द सेक्रेटरी हैज डिक्लेयर्ड दिस सीट टू बी वेकेंट। अब वो सीट खाली हो गई है। बिहार में भी अभी हाल ही में आपने देखा एक एग्जाम्पल और था, अनंत सिंह भी मेंबर बने हुए थे, लेकिन वो जिस दिन उनको 10 साल की सजा मिली थी उसी दिन से उनकी सीट वैकेंट हो गई। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं और प्रोविजन जो दिए गए हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 केसेस है, केस 1 एंड केस 2। इन दिस कैटेगरी मेयर कन्विक्शन इन एनी ऑफेंस विल इंश्योर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स। यानी कि कुछ ऐसे केसेस आरपीए के अंदर थे जहां पर आप ऑटोमेटिकली बस कन्विक्ट हो गए हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे 6 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं वैसे स्पीचेस जो कि कम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट करने के लिए जाया जाए, या फिर आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर कुछ कर रहे हो, जैसे अनटचेबिलिटी यहाँ पे अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग बात करते हैं कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर कन्विक्ट हुए, यानी कि जो वैसे एक्ट जो कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं। इन सारे केसेस में जब आप, या ब्राइबरी के केस में, इम्पर्सनेशन के केस में, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, इन सारे केसेस में जैसे ही आप कन्विक्ट पाए गए, सजा कितनी भी हो, आपको क्या किया जाएगा, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 6 साल तक के लिए आप डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। प्लस अगर सेंटेंस मिला है तो इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द टर्म, जितना टर्म के लिए मिला, मान लीजिए कि 5 साल का सजा है तो 5 इयर्स प्लस 6 इयर्स यानी टोटल 11 इयर्स के लिए आप क्या रहेंगे, डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, और यहाँ जो दूसरा केस है इसमें बाकी मैटर्स है जहां पर आपको मिनिमम 2 साल का सजा होना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, हम डिस्क्वालीफाई होंगे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन से रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस है। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू स्टे नॉट ओनली द सेंटेंस बट ऑल्सो द कन्विक्शन। सेंटेंस को भी रोक सकती है और कन्विक्शन को भी अगर वो वहां पे चैलेंज करता है तो। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास भी ये पावर है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का टर्म है, इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली उनकी सजा माफ नहीं कर सकती, बट जो डिस्क्वालिफिकेशन का टर्म है जो मैंने बोला 6 साल और जो सजा थी उसके बाद 6 साल, इसको वो कम कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ने, और ऐसा इन्होंने किया भी है। हाल ही में अगर हम बात करें सिक्किम के सीएम को बचाने के लिए उनके 1 ईयर सेंटेंस को रिड्यूस किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जो हमारा लिली थॉमस केस है, दैट प्रोवाइडेड कि जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 था जो कितना टाइम देता था, 3 महीने का टाइम देता था कि जो भी कन्विक्टेड है उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इमीडिएट इफेक्ट द मेंबर्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, ये समझ में आया। जो ये आपको 102 और 191 के क्लॉज के अंदर आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हो, और ये यहाँ पर पूरा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे जब हम आते हैं, इट टॉक्स अबाउट द वोटिंग राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। देखिए इसी पर्टिकुलर केस में और एक पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आया था। देखिए हमारा रूल आरपीए के अंदर ये कहता है
कि जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि जिनके ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं, कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो जेल में है, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू कास्ट वोट। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा ये पर्टिकुलर जो क्लॉज है, इट डज नॉट प्रिवेंट द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन बीइंग फ्रॉम जेल और या अंडर ट्रायल जो है उनके लिए। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। सो एज पर अ पटना हाईकोर्ट जजमेंट, पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। पटना हाईकोर्ट में ये फैसला, ये पिटीशन डाला गया था कि जब कोई इंसान जेल में रहते हुए वोट नहीं कास्ट कर सकता, दैट मीन्स ही इज नॉट अ इलेक्टर, सो हाउ कैन समवन हु इज नॉट एलिजिबल टू बी अ इलेक्टर कैन कंटेस्ट इलेक्शन। और यही पटना हाईकोर्ट ने भी बोला कि अगर आप अंडर ट्रायल हैं, यानी कि आप जेल में हो, सो अगर आप वोट नहीं दे सकते, देन यू शुड ऑल्सो नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। आपके पास इलेक्शन लड़ने का भी क्या नहीं होना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए। एंड दिस वाज हेल्ड बाय द पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कि अगर आप इलेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, देन यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। However, and Supreme Court also upheld the same during this particular case only, Lily Thomas case. लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा बाय अमेंडिंग आरपीए, और आरपीए में ये क्लॉज डाल दिया गया कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल और अलाउड टू कास्ट वोट डज नॉट प्रोहिबिट यू फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। आप इलेक्शन कंटेस्ट करने से आपको ये नहीं रोक सकता। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी those who are even in jail can contest election, however they not cast their vote। और यही पूरा मैटर यहाँ पर आपको दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभी एक पिटीशन देख रही है कि जो सेक्शन 62 क्लॉज 5 आरपीए का है, जो क्या करता है, जितने भी प्रिजनर्स हैं अंडर ट्रायल उनको वोट कास्ट करने से रोकता है, उसको एग्जामिन कर रहा है कौन, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात समझे इसके बैकग्राउंड की कि आखिर ये पर्टिकुलर मैटर आया क्यों है लाइट में, देन वी विल सी that currently there are more than 5,54,034 prisoners जो कि दिसंबर 31, 2021 तक बहुत सारे जेल्स में हैं। एंड ये जो कन्विक्ट्स और अंडर ट्रायल इनमेट्स और डिटेनीज हैं वो लगभग कितने हैं रिस्पेक्टिवली, और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का जो परसेंटेज है वो 2021 में लगभग 14.9% तक बढ़ा है। और इनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, ये कुछ डेटा के बाद, कि जो आर्ग्यूमेंट्स ये इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है और बेल पे बाहर है, दे आर कास्टिंग देयर वोट, बट जो अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है जिन पे शायद चार्जेस लगे या ना भी लग सकते हैं, उनको आप वोट देने से रोक रहे हो, दैट इज वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी। सो यहाँ पे पिटीशन आर्ग्यू दैट व्हाइल कन्विक्ट्स आउट ऑन बेल कुड वोट, अंडर ट्रायल जो अभी इनोसेंट है या गिल्ट अभी उनका प्रूव नहीं किया गया है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग। दूसरा, ये एक्सक्लूजन कोई स्मॉलर एक्सक्लूजन नहीं है, एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत लार्जर सेगमेंट को आप एक्सक्लूड कर रहे हो। सो पिटिशनर ने बोला कि ये प्रोविजन जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, इलेक्शन प्रोसेस से कहीं ना कहीं अलूफ रख दे रहा है या फिर आपको आइसोलेटेड रख दे रहा है, दैट इज समवेयर विद हिंडरिंग और यू कैन से वायलेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके बाद एनोमेलस कॉन्सिक्वेंस, ये कह रहा है कि जो कन्फाइनमेंट प्रिजन में है और ये जो बहुत सारे एनोमेलस और शॉकिंग कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, जैसे कि जजमेंट डेब्टर, अ पर्सन हु हैज नॉट पेड हिज डेब्ट डिस्पाइट अ कोर्ट वर्डिक्ट, हु हैज बीन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन अ सिविल पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट टू वोट। दैट मींस कि जो भी पर्टिकुलर आदमी को आप वोटिंग राइट से डिप्राइव कर रहे हो, वहां पर ये क्या कहने का कॉन्सेप्ट कर रहा है कि इट इज अ जजमेंट डेब्टर। एंड दूसरा कि डिप्राइविंग समवन कन्फाइंड इन अ सिविल प्रिजन ऑफ देयर राइट टू वोट इज प्लेनली डिस्क्रिमिनेटरी सिंस डिटेनमेंट इन सिविल प्रिजनर्स इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑफ क्राइम्स। यानी कि जो सिविल मैटर्स के लिए किसी को आप डिटेन करके रखे हुए हो, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट फॉर क्राइम्स, और इसीलिए आप ये क्या माना जा रहा है कि बहुत ही हाईली लेवल तक ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो आपका इससे कोई कनेक्शन भी तो नहीं है। जैसे अगर आप सोचोगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किसके अराउंड रिवॉल्व करता है कि जो क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर ना करें। यहाँ पर अगर ये क्रिमिनल्स हैं भी, दे आर ओनली कास्टिंग देयर वोट, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर जो ये भी पर्टिकुलर अगर आप बात करेंगे, सो नो नेक्सस विद डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है
उनको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा रहा है, जबकि वोटर्स को रोका जा रहा है। सो दिस इज समवेयर व्हाट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। और इसीलिए जब आप बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ फैसले आए थे जहां पे उन्होंने अपहोल्ड तो कर दिया है, हालांकि अगर हम लोग देखेंगे द केस इज अंकुल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन, और कोर्ट ने कहा कि जो डिनायल है राइट टू वोट ये वायलेशन नहीं माना जाएगा किसका, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 14 का। प्लस प्रवीण कुमार चौधरी और इलेक्शन कमीशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, prisoners do not have a right to vote thereby upholding the constitutional validity again। हालांकि इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एक्चुअली में रीजनेबल या जेन्युइन आर्गुमेंट दिया, एंड दैट आर्गुमेंट वाज कि इनको वोटिंग राइट्स देने में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं और वायलेशन भी है। सो इट कैन बी समवेयर जस्टिफाइड कि डेफिनेटली आप जेल में वोटिंग राइट्स के लिए अगर बात करते हैं हम वोटर्स का, तो फिर वहां पर उसको अरेंज करने में थोड़ी इशू हो सकती है, एंड दैट इज समवेयर रैशनल। लेकिन अगेन यहाँ पर वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है, यानी कि हम ऑलरेडी किसी कंट्री से कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे अंडर ट्रायल्स टू वोट, सो देयर आर सॉरी मेनी पीपल जो कि अभी जस्टिस के लिए रुके हुए हैं। सो देयर आर मेनी पीपल अवेटिंग ट्रायल हु हैव स्पेंट मोर टाइम इन प्रिजन देन द एक्चुअल टर्म देयर एलिज्ड क्राइम मेरिट्स एंड देयर नंबर्स आर मच बिगर देन कन्विक्ट्स। जो कन्विक्ट्स हो चुके हैं उससे ज्यादा नंबर के अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप सिर्फ उनको हटाओ या उनको इसका दायरे से अलग रखो जो हीनियस क्राइम के लिए अभी अंडर ट्रायल में है। तो नॉर्मल अगर केसेस की हम बात करते हैं जो हीनियस क्राइम्स नॉन हीनियस क्राइम्स के लिए हैं, उनको आप अलाउ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्लोबल प्रैक्टिस में अगर बात करें तो यूरोप, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, और बाल्टिक स्टेट्स या स्पेन ने भी ऑलरेडी प्रिजनर को वोटिंग अलाउ कर दिया है। रोमानिया, आइसलैंड और नीदरलैंड, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, साइप्रस, जर्मनी have opted for a middle path. Voting is allowed subject to certain permits and conditions as the quantum of sentence served. That means जितना ज्यादा पनिशमेंट या जितना ज्यादा सीवियर पनिशमेंट वाला केस है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स को मॉडिफाई किया गया है। सो इवन इंडिया कुड लुक इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर, और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये गया है तो आखिर आपको ये डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा that if a person is out on bail after conviction is allowed to vote, then why not the under trial prisoners who are actually not yet proven guilty। तो ये आर्गुमेंट यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज किया गया है। देखते हैं इसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मैटर सब जुडिस रहता है then we cannot come to a conclusion altogether, we have to wait and see how, or you can say what Supreme Court reacts to this। Then another we have certain voting issue with respect to NRIs, that is non-resident Indian। तो इसके लिए पहले आपको समझना है हु आर द नॉन रेसिडेंट इंडियन। व्हेन वी से नॉन रेसिडेंट इंडियन, इट मींस वैसे इंडियंस जो इंडिया में रेसिडेंट की तरह नहीं है। और रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी या नॉर्मल रेसिडेंट, ऑर्डिनरी या नॉर्मल रेसिडेंट। सो इट सेज कि इफ अ पर्सन इज लिविंग ऑर्डिनरली फॉर मोर देन 6 months और 182 days मान लीजिए, तो वो उस देश का क्या माना जाता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉर्मल रेसिडेंट। तो एनआरआई वो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर 182 दिन से ज्यादा रह रहे हो, सो दे आर नोन एज नॉन रेसिडेंट इंडियन। और इनको पहले वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था सिटीजन्स की तरह, हालांकि 2011 में इनको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। 2011 में आरपीए के अमेंडमेंट के बाद इनको वोटिंग राइट्स दिया गया है। कहां पर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर ये रजिस्टर्ड वोटर की तरह रजिस्टर्ड है, वहां पर ये वोट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा न्यूज आया है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्रांटिंग देम द वोटिंग राइट्स थ्रू पोस्टल बैलेट, यानी कि जो सर्विस वोटर्स को जो प्रोविजन दिया गया है, सुविधा दी गई है, जो सोल्जर्स के पास फैसिलिटी है, यही फैसिलिटी ओवरसीज कोल सिटीजन को भी देने की बात की जा रही है, दैट इज एनआरआई। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, दे आर इंडियन सिटीजन, देयरफॉर दे आर इंटाइटल्ड टू वोट। हालांकि ये वोटिंग जो 2011 में इनको मिला है दैट इज ओनली क्या, फिजिकल वोटिंग, कि आप जो उस जगह पे मौजूद रहो, प्रेजेंट रहो, तभी वोट कर सकते हो। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन के लिए एक्चुअली एक बिल लाया भी गया था जो लोकसभा के डिसोल्यूशन से खत्म हो गया। सो 2019 के आसपास ये बिल आया था और 16th लोकसभा के डिसोल्यूशन से ये बिल लैप्स कर गया। और 2011 में हमने आरपीए में अमेंडमेंट करके क्या किया था, एनआरआई को 2011 में
वोटिंग का राइट्स दिया गया और ये वोट अपना कहाँ कर सकते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो पासपोर्ट में है वहीं पर ये वोट कर सकते हैं और दे कैन वोट ओनली इन पर्सन। ठीक है, सो चेंजेस सजेस्टेड थ्रू अमेंडमेंट, जो ये अमेंडमेंट बिल था जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं उसके थ्रू जो चेंजेस दिया गया है करने के लिए, वो ओवरसीज सिटीजन को अभी सिर्फ पर्सन में वोट करने के लिए अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको अलाउ कर देंगे तो सर्विस वोटर्स की तरह एक एनआरआई भी क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है थ्रू बैलेट। लेकिन सिग्निफिकेंस तो इसके हैं बट चैलेंजेस भी साथ साथ हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा, उनके इंटरेस्ट को बचाएगा, दूसरा कॉस्ट बचेगा उनके आने का भी, क्योंकि डेफिनेटली इट इज नॉट फिजिबल कि कोई एनआरआई वोट करने सिर्फ इंडिया में आएगा, ऑब्वियसली कॉस्टिंग का इशू है। तीसरा उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी बचाएगा, क्योंकि एज अ सिटीजन यू हैव अ राइट टू वोट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका है, क्या क्या कर सकते हैं, राइट टू वोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला इंक्रीज बर्डन ऑफ एम्बेसी, एम्बेसी का जो काम ऑलरेडी है उनके काम के अंदर एक एडिशनल बर्डन आ जाएगा कि वो इनके वोट को करवाए, कास्ट करवाएं, फिर इनको एक्चुअली कहां तक पहुंचाएं, इंडिया तक पहुंचाएं। दूसरा अगर हम बात करेंगे इस केस में तो और क्या हमारे पास चैलेंजेस हो सकते हैं, सो नॉन ट्रस्टवर्दी, दैट मींस अपॉइंटिंग प्रॉक्सी टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ एनआरआई इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ये भी एक इशू होगा। और जो एक्चुअली चॉइस है प्रॉक्सी का वो भी शायद ना हो पाए। तो बैलेट पेपर देखिए दो तरह से आप सर्विस वोटिंग कर सकते हैं, या तो आप प्रॉक्सी को चूज कर लो या फिर आप वोटिंग वहीं से कास्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज पोस्टल बैलेट। तो इन दोनों ही केसेस में आप क्या समझ रहे हैं कि इट कैन बी नॉन ट्रस्टवर्दी प्लस बायलैटरल टाइज। मोस्ट ऑफ द एनआरआईज कहां पर है, अरब कंट्रीज में, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी जहां नहीं है वहां पर आप कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस करने का सोच रहे हैं, दैट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब योर बायलैटरल टाइज आल्सो। एंड व्हाट अबाउट इंटरनल माइग्रेंट्स, अगर आप एक्सटर्नल माइग्रेंट्स को ये राइट दे रहे हो तो फिर क्यों इंटरनल माइग्रेंट्स को नहीं? तो फिर जो बिहार के मजदूर मान लीजिए अगर सपोज तमिलनाडु में काम कर रहे हैं तो उनको वहीं पर वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। सो दिस आर सर्टेन चैलेंजेस जो इस पर्टिकुलर चीज के सामने आएगा। सो वी हैव टू सी व्हाट इट एक्चुअली इज गोइंग टू बी डन, और क्या ये अमेंडमेंट बिल दोबारा पास होता है या नहीं होता, या इसमें चेंजेस आते हैं, वी हैव टू सी। आपको फिलहाल के लिए समझना है कि जो वोटिंग राइट्स हैं आरपीए के अंदर 2011 से मिली है किनको, एनआरआईज को, और ये वोट सिर्फ वो इन पर्सन कास्ट कर सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर उनका रेसिडेंस दिया गया है इन देयर पासपोर्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक 3 टॉपिक आज डिस्कस किए हैं। कल हम लोग फिर नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग और भी पॉलिटी के कुछ सेगमेंट डिस्कस करेंगे नवंबर महीने का ही। थैंक यू सो मच।